हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस लेसन 7 सुरक्षा। बेटा, सुरक्षा का क्या मतलब होता है? सुरक्षा का मतलब होता है खतरे से मुक्ति। अब आप ये सोचोगे कि किस प्रकार खतरा या और कुछ। वैसे तो बेटा हम अपनी लाइफ में देखें तो हमारे चारों तरफ खतरे ही खतरे मौजूद रहते हैं। हमारी जो दैनिक जो हमारी लाइफ है, हाँ, उसमें हम देखते हैं सुबह उठते हैं, वहाँ से लेकर हम स्कूल जाते हैं, वापस घर आते हैं, तब तक हमारी लाइफ में खतरे ही खतरे। आप सोचोगे कैसे खतरे? हम उठते हैं, बटन ऑन करते हैं, वहाँ हमें करंट लगने का खतरा बना रहता है। हम स्कूल आते हैं, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब कि जहाँ भी हम कोई भी काम करते, किसी भी चीज़ को हम टच करते हैं तो वहाँ पर एक तरह से हमारे लिए वो खतरा ही बना रहता है। तो इसलिए जो सुरक्षा हम चैप्टर कर रहे हैं उसमें उसका जो सुरक्षा का मतलब हुआ खतरे से मुक्ति। अब आप ये सोचोगे कि किस किस प्रकार के खतरे से मुक्ति मिले। तो बेटा अगर हम इन सारे खतरों को मतलब कि गिनवाने लग गए तो हमारे खतरों का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम कैसे खतरों से आज़ादी पाएं। तो इसके लिए ये कहा गया है कि ऐसे खतरों को, जीवन के ऐसे खतरे जिनको हम कहते हैं केंद्रीय मूल्य, उनको केंद्रीय मूल्य जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उनको उनको एक तरह से खतरों की श्रेणी में रखकर माना गया है। आम जो छोटी मोटी बातें हैं इनको खतरों की श्रेणी में नहीं रखा है। और उनसे जब हम आज़ादी पा लेते हैं, उनसे तब हम मुक्ति पा लेते हैं, उसी को हम कहते हैं सुरक्षा। तब हम ये फील करते हैं कि जो हमारा जीवन है वो सुरक्षित है और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मतलब कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर अब सबके लिए खतरों का जो लेवल है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि किसी राष्ट्र को बाहर से खतरा है, कोई देश उसके ऊपर आक्रमण कर दे या और कुछ, किसी देश को उसके अंदरूनी मामलों से खतरा है कि वहाँ पर लगातार जो उनके देश में विभिन्न वर्गों, विभिन्न जाति, विभिन्न समूहों के बीच में आपस में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती है। किसी की शासन व्यवस्था ही ऐसी है कि वहाँ पर लोगों को उन्हीं से खतरा है। तो हर प्रकार के, लेकिन उनमें से उन खतरों को महत्व दिया गया है जिससे जो सारी मानव जाति है वहाँ पर या बहुत सारे जो लोगों का जीवन है इकट्ठा उन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो बेटा सुरक्षा का हमारा टॉपिक हो गया। सुरक्षा के अंतर्गत हमारे इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और एक सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। आज हम सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा को पढ़ने वाले हैं। बेटा बाहरी तौर पर जो हमें खतरा होता है वो खतरा होता है किसी भी देश को युद्ध से। आपको पता होगा कि किसी भी देश की जो सीमाएं हैं वो किसी न किसी देश के साथ लगी रहती हैं, जिसकी वजह से उसको ये भय रहता है कि कभी कोई देश उसके ऊपर आक्रमण ना कर दे, उस देश की जो संप्रभुता है, स्वतंत्रता है या उसका ये कहें क्षेत्रीय जो अखंडता है उसको किसी प्रकार से कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो उसके सामने हमेशा ये दिक्कत बनी रहती है, ये खतरा हमेशा, चाहे कोई भी देश है उसको मतलब कि ये खतरा मंडराता रहता है अपनी सीमाओं से रिलेटेड। और वो अपनी सीमाओं पर, आपने भी देखा होगा जैसे भारत है, अन्य देश है, वो अपनी सीमाओं पर जो उन्होंने अपना सैन्य बल है वो तैनात करके रखते हैं ताकि ना तो उनकी जो सीमा है उसके अंदर किसी प्रकार की घुसपैठ हो और ना उनकी जो सीमाओं पर से कोई अदर देश मतलब कि उनके किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा ले। तो इस वजह से मतलब कि ये था तो आपका सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंतर्गत बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत अगर कोई देश किसी देश के ऊपर आक्रमण कर दे तो युद्ध की स्थिति में जिस देश के ऊपर उसने आक्रमण किया है उसके सामने तीन
कंडीशन उत्पन्न हो जाती है युद्ध को रोकने के लिए। बेटा देखो, कहीं पर भी युद्ध होगा तो युद्ध का ये नहीं कहते कि हम जो युद्ध से नुकसान होता है उसी देश का नहीं होता जो देश जिस देश के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, बल्कि युद्ध से उस देश का भी नुकसान होता है जिस देश के जो देश उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि जान माल की हानि दोनों साइड होती है। और उसके अलावा हम ये कहें कि युद्ध में जो लोग भाग लेते हैं उनको तो नुकसान होता ही है, जो क्योंकि वो सामने से पार्टिसिपेशन है उनका। उसके अलावा जो आम जनता है उनको भी युद्ध का एक तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर कोई देश किसी दूसरी देश के ऊपर आक्रमण कर दे तो उस सामने वाले देश के पास 3 कंडीशंस होती है, चाहे तो वो आत्मसमर्पण कर दे। आत्मसमर्पण का मतलब ये है कि दूसरे देश के सामने अपना हथियार डाल दे और ये कह दे कि मैं आपसे हार स्वीकार करता हूँ, तो उसको कहा जाता है आत्मसमर्पण। तो ऐसी स्थिति में भी युद्ध क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि बेटा ये युद्ध की स्थिति में ये 3 कंडीशंस ऐसे उत्पन्न होती है क्योंकि कोई देश युद्ध नहीं करना चाहता, और युद्ध को रोकने के लिए ये 3 जो सिचुएशंस है किसी देश के सामने आती है। अभी मैंने बताया था कि युद्ध से वहाँ के मतलब कि सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों को भी युद्ध का जो हर्जाना है वो उठाना पड़ता है। तो आत्मसमर्पण हो गया, आत्मसमर्पण करते ही जो युद्ध है वो हमेशा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा कारण क्या है कि अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो दूसरे पक्ष की बात को युद्ध टालने के लिए स्वीकार कर लेना। हर एक देश का कोई ना कोई रीज़न होता है बेटा किसी देश के ऊपर आक्रमण करने का, चाहे तो वो उसके कुछ क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता हो, चाहे कोई भी मतलब कि कोई भी रीज़न हो कि जैसे ही एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है, अगर वो उस बात को मान लेता है सामने वाला देश कि आपने युद्ध मेरे ऊपर इसलिए कि आप मेरे इस क्षेत्र को लेना चाहते हैं, आप इतना पैसा या आपको युद्ध के हर जाने के रूप में मैं ये दे दूँ, जो इस भी वजह से उसने आक्रमण किया या आप उसके संसाधनों की वजह से उसके ऊपर आक्रमण किया तो मैं वो सारी चीज़ें आपको दे दूँगा, और तो भी दोनों देशों के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध की स्थिति टल जाती है। तीसरा है युद्ध से संभव हो जाने वाली क्षति को इतना बढ़ाना कि दूसरा पक्ष भय से पीछे हट जाए, कि सामने वाला देश पहले वाले देश जिसने दूसरे देश के ऊपर आक्रमण किया है तो युद्ध से उसको ये बताना कि अगर युद्ध होगा तो उससे उसको भी इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि भाई उसके लिए भी वो क्षति उठाना बहुत बड़ी बात होगी। तो पहले वाला ही डर कर या वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, तो ताकि पहले वाला जो देश है वो डर के क्या हो जाए, पीछे हट जाए। ऐसी स्थिति में भी क्या हो सकता है, युद्ध टल सकता है। पहली क्या थी, आत्मसमर्पण कर दे, दूसरी क्या थी, उसकी सारी बातों को जिस वजह से उसने युद्ध किया उन बातों को मान ले, और तीसरा क्या था कि युद्ध के संभव हो जाने वाली क्षति को इतना बढ़ाना कि भाई उसका बिल्कुल सही सामना करना या सामना करने के लिए तैयार रहना, कि डर कर जो पहले वाला देश है वो क्या कर ले, पीछे हट जाए। तो ये 3 स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत हमारे 3 टॉपिक और हैं। एक टॉपिक है अपरोध। अपरोध के बारे में वैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करे और पहले स्थिति में पहले देश के पास इतने हथियार बच जाए कि उसका सामना कर सके। अपरोध का यहाँ जो इस चैप्टर में मतलब बताया गया है वो बताया गया है कि जो भी युद्ध होने वाला है उस युद्ध की स्थिति को क्या करना, रोकना। उसमें भी युद्ध को रोकना ही था एक तरह से। अगला है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन देखो बेटा, नाम से ही पता चलता है शक्तियों में बराबरी करना, ठीक है। जब मान लो ये लगे कि कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने वाला है, उससे ताकतवर है, उसकी नज़रें उसके लिए सही नहीं है, वो उसके ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है। बेटा हर देश को अपनी कंडीशन का पता होता है कि कौन सा देश मतलब कि सैन्य शक्ति में उससे कमज़ोर है, कौन सा देश सैन्य शक्ति में उसके बराबर है, या कौन सा सैन्य शक्ति में उससे बड़ा है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सभी देश ये कोशिश करते रहते हैं कि हम युद्ध की स्थिति से बचे रहें। तो शक्ति संतुलन, शक्ति को बराबर करना। ऐसे में अगर किसी देश को किसी दूसरे देश से खतरा है और ये लग रहा है कि वो देश उससे शक्ति में ज़्यादा है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो ऐसे में वो क्या करता है कि अदर जो शक्ति में उससे कम है उसके साथ समझौता कर लेता है या उसके साथ मिल जाता है,
ताकि वो अपनी शक्ति को दूसरे जो देश है जो उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है या करने वाला है उसके बराबर कर ले या उससे ज़्यादा कर ले। तो एक तरह से उसने अपनी शक्ति को संतुलित कर दिया दूसरे देश के बराबर, तो वो युद्ध की स्थिति से क्या हो सकता है, बच सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या पता पहला देश उसके ऊपर जिसको ये था कि ये देश मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है, वो ये सोचकर उसके ऊपर आक्रमण ना करे कि अब इसकी शक्ति मेरे बराबर या मेरे से ज़्यादा है। तो ये भी युद्ध की स्थिति को रोकने का एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है, शक्ति संतुलन। तीसरा हमारा क्या है, गठबंधन। गठबंधन में भी बेटा कि अगर मतलब कि जो छोटे छोटे देश हैं उनको ये लगे कि भारत में 200 के आसपास देश हैं और सभी देश मतलब कि क्या करते हैं कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे देश मिलकर आपस में गठबंधन करते हैं कि हम एक तरह से अपनी प्रॉब्लम का मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे, और गठबंधन करने से जो उनकी शक्ति है वो थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे जो अदर देश हैं और अदर देश उसके ऊपर आक्रमण नहीं करते। लेकिन राष्ट्रीय हितों का स्वरूप बदलते ही जो गठबंधन में भी बदलाव आ जाते हैं, कि जैसे पहले तो ये गठबंधन होते हैं, ये गठबंधन फायदे के लिए होते हैं कि मैंने इसके साथ गठबंधन कर लिया दूसरे देश की शक्ति को कम करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, राजनीति में परिवर्तन होता रहता है, राष्ट्रीय हित में परिवर्तन होता रहता है, तो जो गठबंधन है उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। 1980 के दशक में अमेरिका ने सोवियत संघ के विरुद्ध इस्लामी आतंकवादियों को समर्थन प्रदान किया। कि आपको पता था 1991 से पहले अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति थे, तो सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिका ने गठबंधन किया था, इस्लामी आतंकवादियों के साथ एक तरह से का समर्थन किया था कि भैया आप सही हो। लेकिन जब इस्लामी जो आतंकवादी थे उन्होंने 9/11 की 9/11 भी कोई का भी मैंने आपको पढ़ाया है कि उसने 9/11 वाला हमला किया, तो अमेरिका ने इस्लामी जो आतंकवादी थे उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। तो ये देखो बेटा, समय के साथ साथ जब परिवर्तन हुए तो जो शक्ति का वो है उसमें भी क्या कर दिया गया, परिवर्तन होता गया, गठबंधनों में भी परिवर्तन होता गया। तो आज का टॉपिक हमारे यहीं तक था। आज हमने पढ़ा सुरक्षा क्या था, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा के बारे में आज हमने पढ़ा है कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो युद्ध को टालने के लिए 3 रीजन्स मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपको बताया कि युद्ध की स्थिति को रोकने का एक अच्छा रीजन है अवरोध, शक्ति संतुलन कि अपनी शक्ति को दूसरे की शक्ति के बराबर रखना, तीसरा है गठबंधन बनाना। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।